जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे ढंग से आप लोगों का तैयारी भी चल रहा होगा। चलिए आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं। ठीक है, और इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस हो चुका है सभी का लिंक आपको मिल जाएगी। प्ले लिस्ट भी बना हुआ है आपके, उसमें आप क्लास आपके सब मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। आप लोगों का देखिए डेट शीट भी क्लियर हो चुका है। आप लोग जोर शोर से तैयारी करिए। देखिए दिन ब दिन कंपटीशन आपके बढ़ते ही जा रहा है। अगर इस बार आप अगर सिलेक्शन नहीं ले पाओ ना, नेक्स्ट भर्ती तक कंपटीशन क्या होगा, कंपटीशन इससे भी और ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आप लोग इसी भर्ती में अपना सीट पक्का कर लीजिए, तैयारी ढंग से करिए, अच्छे ढंग से प्रिपरेशन में लग जाइए। चलिए शेयर कर दीजिए फटाफट, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 71, टीपू सुल्तान। आप लोग आंसर भी कमेंट करिएगा। आप लोग लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हो। देखिए टीपू सुल्तान डैश में मैसूर का शासक बना। टीपू सुल्तान जो है कब शासक बना मैसूर का? ये आपके पहला ऑप्शन है 1765, 1782, 1775 या 1762। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 71 का आंसर क्या होगा। देखिए टीपू सुल्तान जो है हैदर अली के उत्तराधिकारी थे। ये आप सभी लोगों को पता होगा, हैदर अली के उत्तराधिकारी थे और मैसूर के शासक थे। और मैसूर के शासक कब बने? ये 1782 में, 1782 में। देखिए टीपू सुल्तान की कुछ लड़ाइयाँ जो है फेमस है, जैसे देखिए टीपू सुल्तान ने तो कई लड़ाई की, इसमें जो है एंग्लो मैसूर का युद्ध, कौन सा? एंग्लो मैसूर का युद्ध जो है ये फेमस होता है। एंग्लो मैसूर के कितने 4 लड़ाई हुए थे, ठीक है। जिसमें जो उनका अंतिम लड़ाई जो है श्री रंगपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है, श्री रंगपट्टनम, क्योंकि श्री रंगपट्टनम जो है मैसूर का क्या कैपिटल थे उस समय। और मैसूर के जो है लास्ट जो लड़ाई हुआ, चौथा एंग्लो मैसूर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ 1799 में। इसमें जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 72। आप लोग आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 72 क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, कौन सी संस्था जो है भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? कौन सी नीति भैया? राजकोषीय नीति तैयार करती है। कौन? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दे सकते हो। राजकोषीय भाई, राजकोषीय नीति की बात करेंगे तो इसमें भैया स्टेट बैंक का कोई काम ही नहीं है, ना रिजर्व बैंक कोई काम करेगा भैया, इसमें मंत्रालय काम करता है। कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय, ठीक है। फाइनेंशियल की बात हो रहा है तो फाइनेंस और राजकोषीय नीति कौन तैयार करेंगे भैया? वित्त मंत्रालय तैयार करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 73 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? आरबीआई का कार्य इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा। देखिए नेगेटिव पूछा है, उसी में ध्यान दीजिएगा। फिर नेगेटिव जो कार्य नहीं करते, मौद्रिक प्रबंधन करना, बिल्कुल। मुद्रास्फीति की बात करें या मौद्रिक प्रबंधन करना आरबीआई का काम होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। सरकारी ऋण प्रबंधन, बिल्कुल, जो छोटे व वाणिज्यिक बैंक होता है उनको ऋण प्रदान करना, ये बिल्कुल आरबीआई का ही वर्क है। विदेशी विनिमय बंद करना, भाई फॉरेन एक्सचेंज, ये भी कार्य है आरबीआई का, बिल्कुल करते हैं। ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, देखिए ग्राहकों से, हमसे आपसे थोड़ी ना पैसे जमा कर लेंगे, वो नहीं करती आरबीआई भैया। क्या बैंकों से बैंकों का लेन देन, आरबीआई क्या करती है? वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है और उन्हीं से फिर रेपो रेट में वापस भी लेती है, ठीक है। एक निश्चित दर में जो है उन बैंकों को ऋण दिया जाता है, उसी पे वो ब्याज लेती है। अब जो है ये ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, ये तो आपके अदर बैंक जो है राष्ट्रीयकृत जितने बैंक है वो स्वीकार करते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, जो आरबीआई का वर्क नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 74। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 74 क्या है? भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? 1985 में, 1989 में या फिर 1991 या फिर 1993 में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 74 का आंसर क्या होगा? 74। देखिए भारत में आर्थिक उदारीकरण की बात करते हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था। 8वीं योजना के तहत लाया गया था कब? 1992 जो है, 1992 1997 तक चला आपके 8वीं योजना। और जब भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की बात करते हैं तो 1991 में हुआ था, 1991 में, ठीक है। योजना का प्लान और योजना पूछे आपके आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 75। 75 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा, दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को डैश कहा जाता है? दूसरे राज्य के तत्कालिक राजनीतिक नियंत्रण, ठीक है, राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को क्या कहते हैं? समुदाय, कॉलोनी या फिर जनपद या फिर प्रांत? जैसे एक सिंपल सी भाषा में हम ये भी उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे ब्रिटिश के ब्रिटिश के जो है ब्रिटिश के नियंत्रण में क्या था? भारत था। ब्रिटिश के नियंत्रण में भारत किस टाइम था? तो उससे क्या कहा जाता है? किसी के अधीन में वो क्षेत्र होते हैं, उसे हम कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। कॉलोनी के नाम से कहेंगे, कॉलोनी या उपनिवेश कहते हैं, उपनिवेश, कॉलोनी या उपनिवेश कहेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 76 में। 76 नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन आपका मिक्स होगा, कुछ क्वेश्चन आपका इजी भी होता है, कुछ मॉडरेट भी होता है। कई सेट में आपको मिल जाएंगे इजी क्वेश्चन मिल जाते हैं, कई बार आपको मॉडरेट भी मिलते हैं देखने को, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 76 का आंसर क्या होगा। डैश में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, एक तंत्र के तहत या फिर लोकतंत्र के तहत या फिर धनिक तंत्र या फिर धर्मतंत्र। बताइए क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या होगा। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। वोट देने का अधिकार या एक वोट का मूल्य जो है समान है, चाहे अमीर का वोट हो चाहे गरीब का वोट हो, सभी सबका वोट का मूल्य जो है सेम है। किसमें, लोकतंत्र में। किसमें है भैया, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ऑप्शन आपका सेकंड इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 77 में। देखिए 77 आपसे क्या पूछा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है। नए राज्य का स्थापना, नया राज्य बनना, पुनर्गठन करना अगर राज्य का, या प्रवेश के प्रावधान दिया गया अनुच्छेद फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ में। बताइए किस आर्टिकल में है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में नए राज्य के प्रवेश या नए राज्य का स्थापना का प्रावधान दिया गया। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, अनुच्छेद नंबर सेकंड, ठीक है, सेकंड यानी कि अनुच्छेद आपका सेकंड जो है, ऑप्शन भी आपका सेकंड इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अनुच्छेद सेकंड जो है, नए राज्य जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं थे के प्रवेश और इसके अलावा नए राज्य के स्थापना की प्रावधान दिया गया है सेकंड आर्टिकल में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 78 नंबर। 78 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। आपका मौलिक कर्तव्य क्या है, कानून के समक्ष समानता रखना, क्या ये आपका मौलिक कर्तव्य है। नहीं भैया, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबल को बढ़ावा ना देना, भैया आपका मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य इस्तेमाल ना करना, देश की रक्षा करना, भाई देश की रक्षा करना आपका मौलिक कर्तव्य है। और जब भी आह्वान किए जाए कि देश की सेवा के लिए आप आओ आगे बढ़ो, तो आपको जाना चाहिए राष्ट्र सेवा में, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन आपका फोर्थ नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 79 नंबर। 16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था, मगध, कौशल, बस या फिर अंग। बताइए 79 का आंसर क्या होगा। देखिए पहले जो 16 जनपद आपने पढ़ा होगा, 16 महाजनपद, तो इसमें जो आपसे पूछा है कि 16 महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था, इसमें आंसर होगा मगध, ठीक है, मगध। वर्तमान में देखा जाए तो आपके वर्तमान में जो आपके ये बिहार और झारखंड का हिस्सा पड़ता है, बिहार झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 आपसे क्या पूछा है, भारत के किस ऐतिहासिक पार्ट में चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया। किस ऐतिहासिक पार्ट में चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया, रुपया रूप। उपनिषद में, पुराण में, अर्थशास्त्र में या भगवत में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत के किस ऐतिहासिक पार्ट में जो चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया, तो आप ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र में। अब भैया अर्थशास्त्र पुस्तक जो है इसके लेखक भी कई बार पूछते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, भाई चाणक्य। चाणक्य कौन, चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। और जो चाणक्य का दूसरा नाम क्या है भैया, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानती गई, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। और इनका और एक नाम है कौटिल्य, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। देखिए सोने के सिक्कों को क्या कहा गया था, सोने के सिक्के को अर्थशास्त्र के अनुसार सोने के सिक्का जो है क्या कहा था, सोने के सिक्के को चाणक्य ने स्वर्ण, स्वर्ण रूप कहा था। क्या कहा था, स्वर्ण रूप लिखा। और इसी के साथ हम, ठीक है, और तांबे के सिक्के को क्या कहा गया था, तांबे के सिक्के को, तांबे के सिक्के को, तांबे के सिक्के इसको कहा गया था तामार, को कहा गया था तामार रूप, तामार रूप, तामार रूप। इसी प्रकार और एक सिक्का जो प्रचलित थे, शीशा का सिक्का, ठीक है, शीशा, शीशे के सिक्कों को क्या कहा गया था, इसे कहा गया था शीश रूपा, शीश रूपा। ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 81। क्वेश्चन नंबर आपका 81 क्या है, निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था, लाला लाजपत राय, सरोजिनी नायडू, भगत सिंह या महात्मा गांधी। ठीक है, नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा जो है इसको किस नाम से जानते थे, दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता था, दांडी मार्च। अब आपको क्लियर हो गया दांडी मार्च किसने किया था भैया, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी। ऑप्शन आपका फोर्थ जो है करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर
आपके 81 का। अच्छा, आपसे पूछे अगर दांडी मार्च कब शुरुआत हुआ, तो दांडी मार्च का डेट ध्यान रखिएगा आपका 12 मार्च 1930 में, 12 मार्च 1930 में जो है दांडी मार्च की शुरुआत किया गया था। और जो है 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी मार्च का समापन हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया। 1934 के बाद मुस्लिम लीग का प्रवक्ता कौन बन गया। महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं होगा, मौलाना आजाद, बादशाह या मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसमें आपका आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन आपका 4 हो जाए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जो 1934 के बाद मुस्लिम लीग का पुनर्गठन किया था। और इसी लीग के तहत उन्होंने 1940 में जो है 1940 में पाकिस्तान की मांग किया था। पाकिस्तान की मांग किसने किया था भैया, पाकिस्तान के मांग किया था मोहम्मद अली जिन्ना के। क्वेश्चन देखते क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या, कौन सा वर्ण 4 जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर था। शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य। ये तो आप लोगों को पता होगा भाई, ब्राह्मण को फर्स्ट में रखा गया था, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और चौथे नंबर पे शूद्र। तो आपका चौथा वाला पूछा है, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट जो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। 83 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 84। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। लाला लाजपत राय जी, महात्मा गांधी जी, ज्योतिराव फूले जी या फिर राजाराम मोहन। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 84 का आंसर क्या। देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना की बात करते हैं तो ये जो है ज्योतिराव फूले जी ने किया था। आपका ऑप्शन इसमें थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। आपसे पूछे अगर कब किए थे तो कहने के लिए तो सितंबर 1873 में, सितंबर 1873 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, किस राज्य ने जो है घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया। किस राज्य ने जो है घोल मछली को जो है राज्य मछली घोषित किया। ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। देखिए घोल मछली जो है, घोल मछली जो है भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मछलियों में से विशालकाय मछलियों में आती है, विशालकाय मछलियों में आती है। और इसे जो है राज मछली घोषित किया, कौन से राज्य ने घोषित किया भैया, गुजरात ने घोषित किया। ठीक है, गुजरात ने। ऑप्शन आपका सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात ने जो है राज मछली घोषित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या, किस दिशा में जो है भारत बलित पर्वत से घिरा हुआ है। कौन से पर्वत, बलित पर्वत से घिरा हुआ। अच्छा नहीं है, आपसे पूछा बलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है। पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर या उत्तर पूर्व। देखिए जहां जहां उत्तर लिखा है आपको पता है भाई उत्तर दिशा में क्या है, हिमालय है। उत्तर दिशा में क्या है भैया, हिमालय है। भारत के उत्तर दिशा में आपको क्या मिलेगा, हिमालय है। ठीक है, तो उत्तर, उत्तर पूर्व, ठीक है, ये चारों तरफ क्या है आपके हिमालय मिलेंगे। उत्तर पश्चिम में आपको पहाड़ी मिलेंगे, बहुत ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, और दक्षिण में आपको समुद्र मिल जाएंगे। और जो है कौन से क्षेत्र में बलित पर्वत नहीं है, तो आपको आंसर आएगा पश्चिम, पश्चिम आएगा आंसर आपका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या, दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है। किसके, दिहांग घाटी बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तथा भारत की पूर्वी सीमा बनती है, जिसे क्या कहती है, शिवालिक, पीर पंजाल, हिमाचल या फिर पूर्वांचल। देखिए किधर मुड़ गया भाई, पूर्वी सीमा की ओर बनती है, तो इसे क्या कहा जाएंगे, पूर्वांचल। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 88। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है। उत्तरी मैदान, उत्तर की तरफ जितने मैदान है किस प्रकार की मृदा से बना है, जलोढ़, काली, लैटराइट या फिर शुष्क। देखिए भारत में संपूर्ण उत्तर मैदान की बात करते हैं, इसमें सर्वाधिक जलोढ़ मृदा, ठीक है, क्या जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, भारत में जो प्रमुख मिट्टियों की जो है 45.6% क्या है, 6% ओनली जलोढ़ ही है। ठीक है, लैटराइट, लैटराइट सॉइल आपको देखने को मिलती है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या, 89 आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रण में से नहीं है। 6 प्रमुख नियंत्रण में से नहीं है। किसको, जलवायु को प्रभावित करने वाले, जलवायु को, देखिए जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों का आप ध्यान रखिएगा। पहला तो आपके अक्षांश हो जाता है, अक्षांश। दूसरा आपके हो जाएंगे इसमें ऊंचाई। तीसरा आपके हो जाएंगे भाई वायुदाब, वायुदाब। उसके बाद आपके समुद्र की दूरी,
समुद्र की कितनी दूरी है उस हिसाब से भाई जलवायु को प्रभावित करेंगे, समुद्र की दूरी, समुद्र की दूरी। फिर आपके जो महासागर की धारा है, जिसे हम बोले महासागरीय, महासागरीय धारा है, महासागरीय धारा। इसके साथ साथ कुछ रिलीफ फीचर भी होता है, रिलीफ फीचर्स भी हो सकता है, रिलीफ फीचर्स। तो आपके इसमें आंसर क्या होगा, जो प्रभावित नहीं करती है, समुद्र से दूरी बिल्कुल है, आपका अक्षांश बिल्कुल है, समुद्री जल धारा है बिल्कुल, समुद्री जल धारा या महासागरीय धारा ये भी प्रभावित करते हैं। मानव प्रभाव ये नहीं होगा भाई, जलवायु को प्रभावित करने वाले आपका ऑप्शन इसमें सेकंड नंबर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रण में से जो है मानव प्रभाव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 90 नंबर आपसे क्या पूछा है, किस देश ने नवंबर 2023 में भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद कर दिया, स्थायी रूप से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस या फिर इजराइल। और सिंपल से आप लोगों को ये पता होगा भाई, अफगानिस्तान कंट्री को, अफगानिस्तान कंट्री जिसको कब्जा कर लिया किसने, तालिबानियों ने कब्जा कर लिया, तालिबानी ने कब्जा कर लिया। और तालिबान को जो है भारत सरकार ने मान्यता नहीं दिया है भैया, इसीलिए जो है वहां के दूतावास को जो है स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। ऑप्शन आपके इसमें सेकंड आंसर होगा अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान की सत्ता किसके कब्जे में है, तालिबान के कब्जे में है। कब, 2021 से, 2021 से तालिबान अपना सरकार चला रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 91। चुंबकीय वस्तुएं ऐसे वस्तुएं जो डैश, चुंबकीय वस्तु ऐसे वस्तुएं जो चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होती है, बिल्कुल सही है। एक चुंबक की ओर कभी भी आकर्षित नहीं होता, अरे सदैव चुंबक से दूर चले जाते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं, कोई विकल्प सही नहीं। आपका आंसर आए तो यह पहला वाला ऑप्शन है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 92 में। 92 क्या है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि है जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। भाई समतल दर्पण हो या फिर उत्तल हो, अवतल हो, जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं। ठीक है, वास्तविक जिसे बोलेंगे, रियल इमेज जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जो आभासी है वर्चुअल उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते स्क्रीन पे। आपका ऑप्शन इसमें सेकंड करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। प्रतिबिंब इमेज बनना या प्रतिबिंब बनना दो ही प्रकार से बनते हैं, एक वास्तविक दूसरा आभासी। तो दोनों में से आपको आंसर चूज करना था, बाकी दोनों ऑप्शन आप हटा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, निम्नलिखित में से कौन कैपिलरी एक्शन यानी कि सूक्ष्म नली का प्रभाव का एक उदाहरण है। कैपिलरी, कैपिलरी एक्शन, एक्स्ट्रा मतलब घास में पानी के ऊपर चढ़ना, ये तो है कैपिलरी, ये आपके नहीं है पूछा है कैपिलरी एक्शन का। अच्छा, आंसू नालिका के माध्यम से आंसू का बहना, ये भी है कैपिलरी एक्शन होता है ना, सूक्ष्म नली का प्रभाव। अच्छा, साबुन के बुलबुले का, साबुन के बुलबुले का, ये भाई आपका नहीं होगा, सरफेस टेंशन का है। ब्लीडिंग कागज द्वारा एसआई का ऑप्शन ये भी है, ठीक है। आपका इसमें नहीं वाला पूछा है तो आपका ऑप्शन होगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 94। कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं, कीटों के लिए पूछा, ठीक है। कीटों के लिए, किसके लिए, कीटों के लिए गैस एक्सचेंज किससे होता है, श्वास नली, ट्रेकिया, श्वास रंध्र यानी कि स्पाइरकल, या श्वास नली ब्रैकाई, या फिर नली का ट्यूब। जैसे पौधों में कैसे होता है भैया, पौधों में गैस एक्सचेंज के लिए क्या होता है, पौधों में गैस एक्सचेंज के लिए आपका क्या होता है, पौधे में स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा। हमारे लिए तो नोज है, ठीक है। तो वैसे कीटों के लिए क्या होता है, श्वास नली यानी कि ट्रेकिया। आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 95 नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र यानी कि स्टोमेटा। देखिए इसी बात में हम कर रहे थे, स्टोमेटा के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण करता है, पानी का वाष्पीकरण करता है। देखिए स्टोमेटा से भाई एक काम तो इसका प्रकाश संश्लेषण का होता है, प्रकाश संश्लेषण, जैसे वो गैस एक्सचेंज करते, गैस का आदान प्रदान करने का काम करती है, आदान प्रदान करने का काम करते हैं। तो इसमें जो है भाई कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, भाई पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और ऑक्सीजन को रिलीज करती है ना। ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं किस क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण में। अब आपसे पूछा पानी जो उत्सर्जन क्रिया जिसे बोलेंगे, पानी का वाष्पीकरण जिसे हम उत्सर्जन क्रिया भी बोलेंगे, किसके लिए, पौधों के लिए उत्सर्जन क्रिया, अतिरिक्त जो पानी है उसको बाहर निकालना, इस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे, वाष्प उत्सर्जन। ऑप्शन आपका सेकंड इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्प उत्सर्जन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव तत्व है, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम या फ्लोरीन। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 96 का आंसर क्या होगा। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विनाश करके देख सकते हो, लिथियम का क्या होता है, लिथियम तो तीसरा होता है ना, 2 1 यानी कि लिथियम का तो पॉजिटिव है, ठीक है।
सोडियम के क्या होता है Na 11, 11 का हम करेंगे 2 8 1, इसमें भी पॉजिटिव है, सोडियम को भी हम पॉजिटिव में लिखेंगे। अच्छा मैग्नीशियम का नंबर कितना है, मैग्नीशियम का आपका 12 है ना, Mg इसका है 12, तो हो जाएगा 2 8 फिर 2, यानी कि मैग्नीशियम को तो आपका 2 पॉजिटिव होगी। फ्लोरीन का कितना होता है भैया, फ्लोरीन का आपका होता है 17 होता है ना, 17, तो 17 का आपका फ्लोरीन का आपका हो जाएंगे 2 8 7, बिल्कुल ये एक नेगेटिव यहाँ 8 होना चाहिए, यानी कि आपका ये नेगेटिव वाला कौन सा आ गया, ऑप्शन आपका 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। आपसे नेगेटिव वाला पूछा ऋणात्मक वाला, ठीक है, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भैया आपका क्वेश्चन नंबर 97 नंबर आपसे क्या पूछा, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु एक कम प्रतिक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है। देखिए आपके 10th क्लास में ये था, रासायनिक अभिक्रिया पहला चैप्टर का ही नाम है, विस्थापन, निराकरण, पृथक्करण या फिर रिडॉक्स। अधिक क्रियाशील जैसे मोर रिएक्टिव जो होता है, मोर रिएक्टिव जो होता है, लेस रिएक्टिव को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करती है, ठीक है, उसकी जगह लेते हैं, डिस्प्लेस करती है, इसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं, विस्थापन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें दो प्रकार का रिएक्शन होता है, एक एकल वाला, एक द्विकल, एक डबल वाला, ठीक है, यानी कि एकल यानी कि आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो गया। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 98। 98 क्या है, पॉलीथीन तथा पीवीसी गैस के कुछ उदाहरण है, पॉलीथीन और पीवीसी का। थर्मोप्लास्टिक या एक्रेलिक प्लास्टिक या कोई भी सही नहीं है। चलो एक कार्ड ही देता हूँ, इन दोनों में से एक चूज करिए आप, पॉलीथीन या पीवीसी, कौन सा सही होगा। देखिए पॉलीथीन या पीवीसी का उदाहरण की बात करें ना भैया, पॉलीथीन या पीवीसी, तो पॉलीथीन या पीवीसी एक तो सॉफ्ट होता है, ध्यान रखिएगा, पॉलीथीन सॉफ्ट होता है ना, यानी कि कठोर कम होता है और नरम होता है, इसे आसानी से पैकेजिंग में यूज कर सकते हैं, ढाल सकते हैं उसमें अलग अलग रूप में, ठीक है। तो ये कौन सा होगा भाई, थर्मोसेटिंग होता है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक होगा ना, ऑप्शन आपका सेकंड इसमें करेक्ट आंसर होगा, जो नरम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 99। 99 नंबर का आंसर क्या होगा, रेफ्रिजरेटर, यानी कि आपका जो फ्रीज, हम लोग फ्रीज बोलते हैं ना, शॉर्ट में फ्रीज बोलते हैं, देखिए रेफ्रिजरेटर, यानी कि हिंदी बोलते हैं प्रशीतक, वातानुकूलक एसी, ठीक है, तथा एरोसोल स्प्रे में उपयोग किए जाने वाले कौन सा रासायन वायु प्रदूषक होते हैं। भाई ये बहुत आप लोगों ने रील भी बहुत देख चुके होंगे, एसी से या फिर फ्रिज से कौन सी गैसें निकलती है भैया, जो प्रदूषण के लिए उत्तरदायित्व है, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरो, सीएफसी होता है, आप सभी को पता होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि सीएफसी, ठीक है, सीएफसी होता है। क्लियर हो गया। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या, जैविक पद्धति में आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति को क्या कहती है। जैविक पद्धति में आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाले, भाई समदापी, असहभोजिता या समस्थापन या फिर सहज, बताइए क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या होगा, 100 का। आंतरिक वातावरण बनाए रखने के लिए परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहती है भाई, समस्थापन कहती है ना, समस्थापन, यहाँ आकी मात्रा होगा समस्थापन, ऑप्शन आपका थर्ड इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 101। 101 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है, जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है, जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है, विद्युत रोधी में, मंदक में, अर्धचालक में या चालक में। देखिए एक तो आपका जर्मेनियम हो गया, और दूसरा आपके होता है सिलिकॉन, क्या होता है, सिलिकॉन, ये दोनों ही ना, ये दोनों ही आपके प्रमुख क्या है, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर, ऑप्शन आपका थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 103, 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने डैश फाइबर प्रबलित कंक्रीट विकसित किया, अग्निरोधी, भूकंपरोधी, बाढ़ रोधी या फिर बर्फ प्रतिरोधक, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 103 का आंसर क्या होगा। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भूकंप रोधी, क्या भूकंप रोधी फाइबर प्रबलित कंक्रीट विकसित किया, ठीक है, ऑप्शन आपके इसमें सेकंड आंसर हो गया। ठीक है, करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, उधर अक्टूबर नवंबर 2023 से स्टडी करिए करंट अफेयर्स का, और इधर आपके सितंबर तक का, इसके बीच में आपके करंट अफेयर्स आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर का आंसर कमेंट करिए। सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश, सोफिया नामक क्या रोबोट है ना एक, इसको नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा, सऊदी अरब, उत्तर कोरिया, ईरान या फिर जापान। ये देखिए आजकल आप लोग मोबाइल बहुत चलाते हैं, रील वगैरह बहुत आ जाती है, कहाँ भाई, सऊदी अरब में दिया गया, ठीक है, सऊदी अरब में
नागरिकता दिया गया सोफिया नामक रोबोट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 105 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक अखाद्य फसल है? अखाद्य मतलब खाद्य फसल नहीं। कॉफी, देखिए कॉफी जो है आपके खाद्य फसल है, बिल्कुल। तिलहन ये भी है, गन्ना ये भी है, रेशा नहीं है, और इससे भाई आपके क्लॉथ वगैरह बनते हैं। ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 106 नंबर। 106 नंबर क्या? सामान्यतः पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में डैश अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है। बहुत भाई कौन सी अवस्था को? मुख्यतः हम लोग क्या जानते हैं? पदार्थ की तीन अवस्थाएं, छोटे क्लास में पढ़ते हो, पदार्थ की तीन अवस्थाएं कौन सी? ठोस, गैसीय, द्रव, तो ना कोलाइडल नहीं पढ़ते हो ना, ये तो आपका अपर क्लास में। तो इसी को हमें सामान्यतः पूछा तो सामान्यतः आपके तीनों हो जाएंगे, ये वाला नहीं होगा, आपसे नहीं वाला ही पूछा, ठीक है। सामान्यतः पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण आपके ठोस, गैसीय और द्रव अवस्था में शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 107 नंबर। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किस पार्श्व गायक को लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा नहीं, यहाँ पर सम्मानित किया गया? जाकिर हुसैन, अहमद अली खान, या रहमान, या फिर सुरेश वाडकर? बताइए क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर क्या होगा? 107 का आंसर लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 सम्मानित किसे किया गया? सुरेश वाडकर जी को। ऑप्शन आपके इसमें 4 नंबर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आपका आंसर होगा सुरेश वाडकर। सुरेश वाडकर जी को जो है लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। क्लियर है? चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 108। पृथ्वी और इसके भू लक्षणों तथा निवासियों का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? पृथ्वी का अध्ययन करने वाले और भू लक्षणों का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? इतिहासकार, कृषक, भूगोलवेत्ता, या फिर जीवनी लेखक? सिंपल से आंसर है, आप सभी लोगों को क्लियर है भाई? कौन सा? भूगोलवेत्ता कहेंगे ना, भूगोल, पृथ्वी का अध्ययन करना है, भूगोलवेत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 109 नंबर। लाला लाजपत राय डैश के निवासी थे? कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, पश्चिम बंगाल की, या आंध्र प्रदेश के? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किए थे और ये लाठीचार्ज हुआ इनके ऊपर, इनको वीरगति प्राप्त हुआ था। तो लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? पंजाब के, ठीक है। इन्हें दूसरे और एक नाम से जानते हैं, पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 110 नंबर। देखिए 110 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा स्थापित ग्रीन प्लेटिनम अवार्ड जीतने वाला ग्राम का नाम? गोवर्धन इको ग्राम, ये गोपीनाथ इको ग्राम, कल्याणी ग्राम, या फिर सजन प्रकृति ग्राम? बताइए क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत, ठीक है, ये संघ द्वारा जो है स्थापित ग्रीन प्लेटिनम अवार्ड से, ग्रीन प्लेटिनम अवार्ड जीतने वाले ग्राम का नाम आपसे पूछा है। तो ध्यान रखिए ये महाराष्ट्र के, कहाँ के? महाराष्ट्र के पालघर, महाराष्ट्र के पालघर का एक गांव है। महाराष्ट्र के पालघर का गांव कौन सा है? गोवर्धन इको ग्राम, गोवर्धन इको ग्राम इसे सम्मानित किया गया ग्रीन प्लेटिनम अवार्ड से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 111 नंबर। 111 नंबर आपसे पूछा है किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? सिंपल सी है आप सभी लोगों भाई, किस खिलाड़ी ने जो है विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी? भाई आपका सिंपल से विराट कोहली नाम आएगा इसमें। विराट कोहली आपके 2023 वर्ल्ड कप में जो है, 2023 वर्ल्ड कप में जो है इन्हें सचिन से भी ज्यादा रन एक विश्व कप संस्करण में बनाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 112। एमएस वर्ड का एक उदाहरण है कंपाइलर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, या ऑपरेटिंग सिस्टम? एमएस वर्ड क्या है भैया? एमएस वर्ड क्वेश्चन नंबर 112। देखिए आपके कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। एमएस वर्ड क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर हमारा 113 नंबर। विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन मिश्रण का गुणधर्म नहीं है? गुणधर्म नहीं है। देखिए नेगेटिव वाले क्वेश्चन में बेस्ड ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो रीडिंग जो है थोड़ा केयरफुली करेंगे। मिश्रण के एक घटक अपने गुणधर्मों को बनाए रखते हैं, मिश्रण के घटक अपने गुणधर्म को बनाए रखते हैं, बिल्कुल सही है। भौतिक विधियों द्वारा इसे पृथक किया जा सकता है। भैया भाई मिश्रण में गुणधर्म तो रहते, लेकिन उन्हें विधियां भौतिक विधियों द्वारा अलग पृथक कर सकते, लेकिन जरूरी नहीं कि भौतिक विधि से अलग करेंगे, तो गलत है। इसकी संरचना निश्चित है, बिल्कुल। इसके निर्माण दो या अधिक घटकों या यौगिकों के द्वारा होता है, दो या दो से अधिक घटकों से होता है, या दो या दो से अधिक तत्वों से होता है, बिल्कुल सही है। तो आपका नेगेटिव वाला यही हो जाएगा, भौतिक विधियों द्वारा इसे पृथक किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपका ऑप्शन हो गया सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे 114 नंबर क्वेश्चन में। आईयूसीएन के संकटग्रस्त प्रजातियों के वर्गीकरण में डैश प्रजातियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? कौन से? दुर्बल एवं नाजुक वाले को, या फिर संकटप्रवण, या फिर हानिकारक वाले, या फिर देखिए आईयूसीएन के संकटग्रस्त प्रजाति जिसे
रेड डाटा बुक भी कहते हैं, रेड डेटा बुक में लिखा जाता है, रेड डेटा बुक में। देखिए दुर्बल और नाजुक प्राणी को बिल्कुल संकटपन्न, ये भी विलुप्त प्रजाति, इनको अभी एक डेटा होता है, ये रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। किसे शामिल नहीं किए जाते? हानिकारक। तो ठीक है, ऑप्शन आपका थर्ड इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 115 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष डैश में की गई थी। कब किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना? 1955 में, 56 में, या फिर आपके 54 में, या फिर 53 में? बताए क्वेश्चन नंबर आपके 115 का आंसर क्या होगा? 115 का आंसर कमेंट करिए। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना जो आपके 1953 में हुआ था, 1953 में हुआ था, 1953 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 116 नंबर। क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है? अनुच्छेद 40, 48, 43 या फिर अनुच्छेद 39 ए? देखिए राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, ये आपके अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। और आपके भाग पूछे तो भाग आपके 4, भाग आपके इसमें, भाग आपके 4 ए में है, ठीक है, भाग आपके 4 में है, भाग आपके 4 में है। और ये जो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, आयरलैंड से लिया गया। तो इसमें आपको पूछा है ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात की गई, तो ये आपके अनुच्छेद 40 में, किसमें? अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन इसमें पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 117 नंबर। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना डैश में आयोजित की गई थी? 1956 में, 1953 में, 51 में, या फिर 48 में? देखिए स्वतंत्र भारत की पूछे, अगर हम पूछे भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली जनगणना जो ब्रिटिश थे उस समय 1872 में हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने किया था, लॉर्ड मेयो ने करवाए थे, ठीक है। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की बात करते हैं तो 1951 में। कब हुआ था? 1951, 1951 में किया गया था, ठीक है। और प्रत्येक 10 साल में जो है जनगणना की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 118 नंबर। 118 नंबर क्या है? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है 68 से 212 के बीच में, या 198 से 220 के बीच में, या 112 से 175 के बीच में, या फिर 134 से 198 में? बताइए क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर क्या होगा? संविधान के भाग 6 में, ठीक है, भाग किसमें? भाग 6 में अनुच्छेद आपके 168 से 212, ध्यान रखिएगा, 168 से 212 जो है राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। क्लियर है? चलिए 119 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 119 नंबर क्या? बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की? भाई एक क्वेश्चन तो यही क्लियर हो रहा है, बाणभट्ट ने किसकी रचना की? हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने किया था, ठीक है। और किस भाषा में किए थे? संस्कृत, पाली, तमिल, या फिर प्राकृत? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर क्या होगा? देखिए इसमें आपका आंसर होगा संस्कृत। किस भाषा में किए थे? संस्कृत में। ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट आंसर होगा जी। बाणभट्ट जो है किसके? हर्ष के दरबारी कवि थे, इन्होंने हर्षचरित की रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 120 नंबर, ये आपका अंतिम क्वेश्चन होंगे। मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? ज्योतिराव फूले जी, या फिर महात्मा गांधी जी, श्री नारायण गुरु, या फिर डॉक्टर राजेंद्र? मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? श्री नारायण गुरु जी ने, ठीक है। ऑप्शन आपके इसमें थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो यहाँ आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आप लोग अपना स्कोर शेयर कर सकते हो, आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।